एक महिला आंगन में सोई हुई होती है। सोते हुए रात को करीबन 3:30 बजे बहुत जोर से चीखती है आंगन में। पति आवाज सुनकर उसके पास आता है और कहता है, ना तो खुद सोएगी और ना हमको सोने देगी। आखिरकार तेरे मन में क्या है? तू हमें परेशान क्यों कर रही है? तभी वो महिला अपनी आंखों में आंसू भर लाती है। ए जी, आपसे एक बात कहूं, फलाने की बहू है और आज वो इस दुनिया से चली जाएगी, यानी अब थोड़ी बहुत देर में वो मरने वाली है। पति कहता है, क्या कोई बाबा बन चुकी हो या कोई भविष्यवाणी करने लगी हो? ऐसे ही कोई बुरा सपना देखा है? अपने तक ही सीमित रख। अगर गांव वालों को पता चल गया तो लोग कहेंगे फलाने की बहू बावली हो गई है। अपनी जुबान को लगाम दो। तुम हमें परेशान कर रही हो, पड़ोसियों को भी नहीं छोड़ रही हो। लेकिन ये महिला कहती है, आप मेरी मानो या ना मानो, दिन निकलते ही सूरज जब अपनी रोशनी जमीन पर फैलाएगा, उस वक्त तक फलाने की बहू इस दुनिया में नहीं रहेगी। ये मेरा वादा है। पति इस बात को हल्के में लेता है, लेकिन उससे आगे जो होता है, पति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अपनी पत्नी के पांव को पकड़कर कहता है, देवी तुम्हारे अंदर किसी माता का वास है। मुझे बताओ, तुमने ये भविष्यवाणी कैसे की? मुझे बहुत सारी बातें तुमसे पूछनी है। आखिरकार शुरुआत में ये हास्य योग बात लगती है, लेकिन दोस्तों जब ये हादसे होते हैं ना, तो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। क्या सिखा कर जाते हैं पता है? हमें मृत्यु के बाद का सत्य ये बताते हैं। आज तक देखो, अपने मरे से स्वर्ग और नर्क दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा है और सोचा है। बहुत सारे मेरे पास सवाल आते हैं, कहते हैं कि आपको इन चीजों का, यानी इन चीजों को करने का मन कब से किया? तो मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक दादी होती है। मेरी दादी बहुत बीमार होती हैं, पड़ोस की दादी होती हैं, और वो एक दिन मर जाती हैं। मरने के बाद हम सभी रोते हैं, अरे दादी तो बहुत अच्छी थी, उन्हें ऐसी चीजों का भी ज्ञान था, वो थोड़ी बहुत दवाइयों के बारे में भी जाना करती थी। कहते हैं ना कि दादी के नुस्खे इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन दोस्तों, उन्होंने उसके बाद मतलब करीबन पूरी रात मृत रहती हैं, सुबह मृत रहती हैं। उनकी बेटियां नहीं थी, बेटे ही थे। सभी तैयारियां हो जाती हैं, बेटों की ससुराल से सभी रिश्तेदार आ जाते हैं, सब इकट्ठा हो जाते हैं। बुजुर्ग थी, लेकिन जैसे ही उनकी काटी वाटी अर्थी को तैयार किया जाता है, तो हमारी वो दादी जीवित हो जाती है। और जीवित होने के बाद जो वो बातें सभी के सामने रखती है ना, हमारी आंखें खुली रह जाती हैं। मैं बिल्कुल यकीन नहीं करती थी। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है आज में है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो है आज ही है भैया, आज ही जी लो, आज ही खा लो, कल किसने देखा है? नहीं, मृत्यु कभी भी अंत नहीं है। मृत्यु आपकी शुरुआत है। मृत्यु आपको दर्शाती है आपने क्या कर्म किए हैं, और उस कर्म के आधार पर आपकी अगली सीढ़ी होगी। आप एक सीढ़ी नीचे उतरते हो, या धड़ाम से नीचे पड़ते हो, या धड़ाम से आप एकदम से ऊपर पहुंचते हो, ये आपके कर्मों पर आधारित होता है। यही समझाने के लिए आप लोगों को जागरूक करती हूँ। जाग जाओ मेरे प्यारे, जाग जाओ मेरे। कहते हैं ना कि अब पद यात्रा चल रही है बागेश्वर धाम की, तो हम भी भाई थोड़ा सा समर्थन कर लें। तो जाग जाओ हमारे हिंदुओं, आपको जागना होगा। इस घटना के बारे में जब आप जानोगे तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। तो चलिए आपको इस घटना के समीप लेकर चलते हैं। गजरोला बस्ती पड़ती है। गजरोला बस्ती में एक महिला रहती है जिसका नाम पूरनवती होता है। पूरनवती एक बहुत ही नॉर्मल सी महिला थी। ना तो वो ज्यादा भक्ति भाव किया करती थी, और ना ही वो कभी ऐसी थी कि मतलब उल्टे सीधे काम करने। एक आम सी जिंदगी, हाँ टाइम पर ये काम करना है और टाइम पर जिंदगी जीनी है। पूरन देवी के कई बच्चे होते हैं। अब आज से करीबन 36 साल पहली बात मैं आपको बता रही हूँ। 36 साल पहले, आज भी जीवित हैं पूरन देवी यहाँ पर। तो 36 साल पहले पूरन देवी के बेटे की बहू की शादी हो जाती है, यानी बेटे की शादी हो जाती है, घर में दुल्हन आ जाती है। एक ही बहू थी और बच्चे अभी बिना शादी के थे। यहाँ पर जो पूरनवती होती है, पूरनवती बहुत ही सही थी, शरीर से हट्टी खट्टी थी, बहुत अच्छा उसका जीवन चल रहा था। बेटे की बहू ठीक ठाक थी, ध्यान रखती है अपनी सास का। अब ऐसी उम्र थी कि उस समय खाट या बिस्तर भी अच्छा नहीं लगता है। जब नए नए सास बनते हैं तो आपको भी पता है, जब हड्डियों में दम तो रहता है, धीरे धीरे दम खत्म होता है। तो यहाँ पर जो पूरनवती होती है अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती है।
अब पड़ोस में पीर झार पीर बाबा का एक जागरण हो रहा था। ये जागरण जो होते हैं माता रानी का होता है, नीले घोड़े वाले का होता है, मतलब बहुत सारे जागरण होते हैं। तो जागरण था। अब पूरनवती से कहा जाता है कि अपनी बहू को साथ लेकर आना, लेकिन पूरनवती, अरे बहू को क्यों लेकर आऊंगी, अभी मेरी बहू नहीं है, वो बाहर निकलने योग्य नहीं है। मतलब नई बहू को बाहर कैसे निकाल सकते हैं। परंपराएं होती हैं गांव की, नई नवेली दुल्हन को बाहर भी नहीं निकाला जाता है करीबन 1-1.5 साल तक। ये परंपरा है, कुछ गांव में है, कुछ में नहीं होगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पर भी परंपरा है कि जो नई बच्ची यानी किसी की शादी होती है तो नई दुल्हन को घर से बाहर नहीं भेजा जाता है, यानी जो पशुओं का काम होता है वो नई दुल्हन से नहीं कराया जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। अब बहुत सारी महिलाएं कहती है कि अरे पूरनवती लेकर आना बहू को, भगवान का जागरण देखेगी, लेकिन पूरनवती पूरी जुबान की पक्की जाती है, बहू को एक क्षण भी अकेला नहीं छोड़ती है। कहीं पड़ोसी आकर बहू के कान भर दें, घर बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर पूरनवती आती है और आकर जो भगवान का जागरण था वहां पर पैसे चढ़ाती हैं, थोड़ा बहुत जो उनकी मन की इच्छा थी, जो वो दान देना चाहती है। वहां से सभी से प्रणाम करती है, कहती है कि बीबी, कुछ इस तरह की गांव की भाषा होती है, मैं आपको बोलकर वैसे ही दिखा रही हूँ। तो वो कहती है कि बीबी मेरी तो बहू अकेली है और मैं घर को जा रही हूँ, मतलब इस तरह से बोलती है और कहती है कि मैं बहू के पास जाऊंगी। वो कहती है अरे एक तो तुम बहू को नहीं लेकर आई, ऊपर से तुम घर और जा रही हो, अरे तुम तो रुको पूरन देवी। वो कहती है पूरनवती कि नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, मेरी बहू अकेली है और उसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकती, अभी नई नई शादी हुई है, समझा करो। सभी महिलाएं इसकी बातों को समझ जाते हैं, पूरनवती को वहां से भेज दिया जाता है। अब पूरनवती टहलते टहलते, रात का वक्त था, आ रही थी। जैसे ही पूरनवती बरामदे, यानी आपने गांव में देखा होगा अंदर की तरफ एक कमरा और कमरे के बाहर एक खुला बरामदा कहते हैं उसको, बहुत लोग मेरी भाषा को समझ चुके होंगे। उसको आज के युग में लॉबी कहते हैं या और तरह की चीजें बोल देते हैं। तो बरामदा जो होता है वहां पर एक बहुत काला नाग और लाइट का उजाला था और कुंडली मारकर फन खड़े कर रखा था। पूरन देवी बहुत जोर से चीखती है, अरे तुम सब अंदर बैठे हुए हो और बाहर सांप पाल्टी मार के बैठा हुआ है। बहुत जोर से चीखती है और पूरनवती एकदम जमीन पर गिर जाती है। पति भाग कर आता है, क्या हुआ, क्यों परेशान हो। वो कहती है कि अरे तुम्हें नाग दिखाई नहीं दे रहा। अब वो नाग पूरनवती को ही दिखाई दे रहा था। वो कहते हैं कहाँ है नाग, यहाँ तो कहीं पर भी नाग नहीं है। अरे किधर भाग गया, अरे अभी तो यहीं पर था। पूरनवती लाख कहती है लेकिन कोई घर वाला नहीं मानता कि यहाँ पर कोई सांप भी था या नाग भी था। रात गहराने लगती है, अंदर बेटे बहू थे। बरामदे में पूरनवती अपनी चारपाई को रखती है। पति बैठक पर सोए हुए थे। अब पूरनवती डर के कारण कि इसी बरामदे में सांप था, क्यों ना मैं अपनी चारपाई को बाहर ले लूं। अब वो अपनी चारपाई को खुले में ले लेती है। गर्मियों के दिन थे, खुले में चारपाई को लेती है, लेने के बाद वो सो जाती है। अब वो आधी सोई और आधी जगी थी। दोस्तों तभी वहां पर 2 लोग आते हैं दर्राए हुए और वो कहते हैं कि खड़ी हो, कैसे सोई हुई है। वो कहते हैं अरे भैया, हमारे घर में घुसकर हमको ही धमकी दे रहे हो, कौन हो तुम। उनसे इस तरह से बात करती है। ये बातें बहू को अंदर सुनाई दे रही थी। वो कहती है कि आज मम्मी को क्या हुआ है, माँ जी तो आज तरह तरह की बातें कर रही हैं। इसके बाद पूरनवती चलने को तैयार नहीं। वो कहते अरे मुझे कहाँ लेकर जाओगे। तो पूरनवती बताती है कि मेरा हाथ पकड़ते हैं वो दोनों और मुझे खींचकर घसीटते हुए मैं देखती हूँ, अरे कोई मुझे बचाओ, लेकिन मेरा शरीर तो चारपाई पर टेढ़ा पड़ा हुआ था, यानी वो जगी तो थी, जो शरीर टेढ़ा गिर गया। और कहती है कि मुझे घसीट कर ले जाते हैं, बड़े जंगल, कांटे, जलती हुई जमीन, वहां से घसीटते हुए मैं कह रही हूँ अरे भैया मेरे ऊपर इतना अत्याचार मत करो, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। बहुत गहरी खाई और खाइयों से निकलते हुए खून की नदी, बहुत बुरा हाल था, बदबू थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ये सब कुछ मेरे साथ होता है। उसके बाद मेरी नाक में धीमी धीमी सुगंध आने लगती है, बड़ी प्यारी सुगंध थी। देखती हूँ बहुत अच्छे फूल खिले हुए हैं, फूल खिल रहे हैं, चारों तरफ बहुत शांति है, सफेद ही सफेद है। मुझे घसीटा जा रहा है लेकिन मुझे दुख नहीं हो रहा। जब तक वो बुरी जगह थी तब तक मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। तभी मैं एक राज दरबार से मैं पहुंच जाती हूँ। वहां पर जब मैं पहुंचती हूँ तो वहां पर एक सफेद कपड़ों में और बहुत लंबी दाढ़ी, चोटी, और उनके सामने एक किताब थी और किताब को लेकर बैठे हुए थे। एक तरफ पुरुषों की लाइन लगी हुई थी, एक तरफ महिलाओं की लाइन लगी हुई थी और मुझे महिलाओं वाली लाइन में लगाकर छोड़ दिया जाता है।
मैं वहां पर सब कुछ देख रही थी अपनी आंखों से। जब मैं देखती हूँ तो वो बहुत जल्दी जल्दी हिसाब किताब कर रहे हैं, तुमने ये किया, तुमने ये किया। वहां पर बहुत सारे चित्र चल रहे हैं। कोई टीवी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। आज से 35 साल पहले वो भी जानती थी। वहां पर चित्र चल रहे हैं और जो लोग वहां पर बैठे हैं उनकी ही छवि उनमें दिखाई दे रही है। मेरा नंबर बहुत जल्दी आ जाता है। जब मेरा नंबर आता है तो कई बार वो बाबा उस किताब को पलटते हैं, जैसे हम एक रजिस्टर या किसी बही के पन्नों को इधर उधर पलटते हैं। जबकि ये महिला बिल्कुल अनपढ़ थी, इन्हें क्या पता पन्नों को कैसे पलटा जाता है। वो कई बार देखते और एकदम गुस्से से बोलते हैं, इनको कौन लेकर आया। अब यहाँ पर जो 2 लोग मुझे घसीटते हुए लेकर आए, मेरे पैरों में भी चोट लग जाती है। वो कहते हैं कि हम लेकर आए हैं महाराज। वो कहते हैं इसकी बारी कहाँ है, इससे 9 घर छोड़कर उस महिला की बारी है, फलाने की बहू। यहाँ पर पूरन की बहू की बारी है और तुम इसे क्यों लेकर आए हो, ये पूरनवती है। ये मिस्टेक यहाँ पर साफ नजर आती है, यानी पूरन की बहू को लाना था और ये पूरनवती थी। दोस्तों यहाँ पर ये कहते हैं जो संत होते हैं कि तुमने गलत किया है, अभी तो इसका जीवन बहुत है, इसे तो बहुत जीना है, जल्दी से दोबारा धरती पर भेजो। ये तुमने गलती है और अपनी गलती को जल्द से जल्द सुधार लोगे तो ही अच्छा है। दोस्तों यहाँ पर फिर दोबारा से पूरनवती को घसीटते हुए फिर खींचा जाता है। पूरन कहती है, आज मारोगे या जीवित छोड़ोगे, पहले तो तुमने गलती करी और अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। यहाँ पर पूरनवती को घसीटकर ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है और जब पूरनवती को नीचे फेंका जाता है तो पूरनवती अब की बार और जोर से चीखती है। इतनी जोर से चीखती है, सुबह के 4:30 बज रहे थे, मानो उसका पति बैठक पर बैठा हुआ घर की तरफ भागता है, कहीं सच में ही वो नाग तो नहीं निकल आया। पति इस सोच में लाठी लेकर हाथ में भाग रहा था। अंदर से बेटे बहू आते हैं, माँ जी क्या हुआ क्या हुआ। अब सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ पड़ोसियों को भी चीख सुनाई देती है, अरे क्या हुआ तुम्हारे घर में। वो कहते हैं कुछ नहीं माँ जी, डर गई है, कोई डरावना सपना देखा है। जैसे ही पूरनवती के पति आते हैं तो वो कहती है, जी मैं तो आज यमलोक देख कर आई हूँ, मैं तो नरक और सुरग देख कर आई हूँ। पति कहता है, ना तो तू सोएगी और ना हमें सोने देगी, तेरी बुद्धि सड़ चुकी है, तू हमें परेशान क्यों कर रही है। वो कहती है कि आप हमेशा मेरी बातों से परेशान होते हो, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं मैं मरकर जीवित हुई हूँ। पति यकीन नहीं करता है। पत्नी कहती है कि देखना, जो पूरन है ना, उसकी पत्नी की सुबह मृत्यु होगी। वो कहता है 4 तो बज रहे हैं, कब मृत्यु होगी। वो कहती है कि देख लेना। पति कहता है कि क्या कोई तांत्रिक बन गई हो, भविष्यवाणी जानती हो, ऐसी बातें कर रही हो। वो कहती है कि चाहे कुछ भी लगा लो, मुझे वहां पर सुनाई दिया था कि पूरन की पत्नी मरने वाली है, 9 घर वाली, ये 9 घर छोड़कर देख लेना तुम। पति कहता है कि चुप हो जाओ, जुबान को लगाम लगाओ, पड़ोसियों को तुम्हारा चिल्लाना सुन गया है। गांव में जल्दी उठते हैं सुबह, सब पड़ोसी पूछते हैं, अरे क्या हुआ, अरे पूरन ताई तुम्हें क्या हुआ, दादी तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों चीखी। अब यहाँ पर दोस्तों सुबह के करीबन 8:30 ही बजते हैं और खबर आती है पूरे गांव में, पूरन की जो पत्नी है वो इस दुनिया में नहीं रही, उसे बहुत तेज बुखार चढ़ा और बुखार के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कारण भी सामने था। ये बात सुनकर पति पूरन की पत्नी को नहीं देखता है, पहले अपनी पूरन देवी के पास आता है। ओ महादेवी, तेरे चरण कहाँ हैं, तुमने तो ऐसी भविष्यवाणी करी, सत्य है तुम सच में ही मरी थी रात, माफ करना। और उसके चरण पकड़ लेता है। मुझे आगे बताना मेरे जीवन में क्या होगा, मैं बीमार तो नहीं होऊंगा, घाट में मैं ये काम तो नहीं करूंगा जो बुजुर्ग करते हैं, मेरे बारे में भी भविष्यवाणी करो। अब यहाँ पर पूरनवती हंसने लगती है। वो कहती है कि मैं मरी थी, मरने के बाद मैं यमराज के पास गई और यमराज ने कहा कि पूरन की पत्नी लेकर आनी है, तुम पूरन को ही ले आए हो। ये गलती हुई थी उन लोगों से और मुझे वापस भेज दिया जाता है, मैं मरकर जीवित हुई हूं। पति अब पक्का विश्वास कर लेता है। पति पूरन की पत्नी की अंतिम यात्रा में जाता है और जो महिला रात को मृत हुई थी पूरनवती, वो भी उस महिला के आखिरी कदमों में साथ निभाती है। और दोस्तों इस बात को सुनकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिन जिन लोगों को पता था, बेटे की बहू कहती है कि हमारी सास तो देवी है, उन्हें तो बहुत सारी चीजों के बारे में पता होता है क्योंकि बहू के सामने ऐसा सब कुछ हो चुका था।
दोस्तों यहाँ पर पूरनवती कहती हैं कि वो वक्त आज तक भी मैं भूले नहीं भुला पाती हूँ। आज भी वो जीवित हैं और बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यापन कर रही हैं। आज उनके पति जीवित नहीं रहे हैं। वो कहती हैं कि जब तक मेरे पति जीवित थे मुझसे देवी ही कहकर बुलाया करते थे। कहते थे कि भाई तुम्हें बहुत ज्ञान है, तुम्हें तो पहले ही चीजों का आभास हो जाता है। एक खबर ने मेरे जीवन को इस तरह से बदल दिया था, वरना मेरे पति मेरी बातों पर पूरी जबानी निकल चुकी थी और मेरे बेटे की बहू भी आ चुकी थी, आज तक उन्होंने भरोसा नहीं किया। तो कहते हैं ना कि किसी का रिपटा पांव और किसी को लग गया दाग। तो किसी का दाव लग जाता है कि भाई अरे मेरी तुमसे रंजिश है, किसी का रिपटा पांव और किसी का लग गया दाव। तो भैया मेरे बिना काम करे ही रिपट गया है, लग गया है शरीर में। तो ऐसी चीजें यहाँ पर फिट बैठती हैं। दोस्तों ये सच्ची घटना थी। हमने एक मुस्लिम व्यक्ति की कहानी या घटना आप लोगों को बताई थी पुनर्जन्म की, तो उस पर एक कमेंट आया था। कमेंट में कहा कि आप इसके बारे में झूठ बोल रही हैं। तो मैं उन भाइयों को जवाब देना चाहती हूँ, सुनो मेरे भाई, आप रिसर्च करो और ये सच्ची घटना है। और जो मैंने पता दिया है ना, आपको अगर कोई परेशानी है तो आप वहां पर जाइए और इसके बारे में पता लगाइए। स्टीवेंसन जो पूरे विश्व में सबसे बड़े शोधकर्ता थे पुनर्जन्म पर, आप उसकी थ्योरी यानी उसकी चीजों को सर्च कीजिए, उनके बारे में जानिए, तब हमसे आकर बात करना। हम अपने चैनल पर केवल सत्य दिखाते हैं, सत्य के अलावा यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। और सत्य क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जब मैं बचपन में थी या मैं बड़ी हुई तो हमेशा मेरे मन में एक सवाल रहता है, मरने के बाद क्या? मरने के बाद कहाँ जाएंगे हम? हमारे साथ क्या होगा? जब मेरी दादी का हादसा मेरे सामने आता है तो मेरे सामने बहुत सवाल ऐसे घूमने लगते हैं। दादी ने कहा कि मरने के बाद मैंने यमराज को देखा। दादी ने कहा कि मेरे पीछे एक भैंसा भागता है, मैं एक पानी की टंकी में छुप जाती हूँ। उनकी कहानी तो बहुत ही मैंने आज तक डाली नहीं है। वो कहती हैं कि मेरे पीछे भैंसा भागता है, फिर मैं बहुत ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ती ही चली जाती हूँ और वहां से वो कहते हैं कि अरे तुम्हें अभी नहीं आना है, और मुझे नीचे फेंक दिया जाता है मेरी दादी की। तो मेरे कुछ सवालों के जवाब यहाँ पर मिले। फिर मैंने इन चीजों के बारे में आज से नहीं, करीबन जब मैं 13 साल की थी तब से ही मैं इन चीजों में बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब ये चीजें मेरे लिए मतलब कहते हैं ना कि मेरा रुचि इन चीजों में है। क्या है मरने के बाद, क्या है आत्मा, क्या है आत्मा का वजन कितना है, क्या है, मैं सारी चीजें पढ़ती हूँ जहां पर भी मिल जाता है। पहले तो मैं डिस्कवरी बहुत देखा करती थी। आप लोगों को मैं अपने बारे में बताऊं, चैनल पर आता था ना, एक बार क्रेज चढ़ा था सभी को, मुझे भी। मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं बहुत ज्यादा डिस्कवरी देखा करती थी। मेरी सास कहा करती थी, अरे तू हमेशा क्या देखती है, कोई जानवर देखता है तू देखो डिस्कवरी में। मुझे कभी शौक नहीं था इस चीजों का। एक मुझे आज मैं एक छुपी हुई चीज बता रही हूँ। एक मुझे डांस का बहुत शौक था और एक मुझे डिस्कवरी यानी प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों का, एक मुझे जो पुराने महल होते हैं, पुरानी जो चीजें होती हैं उनका बड़ा शौक था। हमेशा उन्हें देखकर लगता था कि ये मेरी अपनी चीजें हैं और ये मुझसे दूर हो रही हैं। मतलब कुछ ऐसा मोह मेरे अंदर था। ये सारी चीजें मेरे अंदर बनी हुई थी। इन सारी चीजों को लेकर मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ क्योंकि मेरा मन था, जो था मैं हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ। जब पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में आ जाएगा ना, उस दिन मैं आप लोगों को बहुत खुश होकर धन्यवाद करूंगी। धन्यवाद तो आप सभी लोगों का अब भी है। दोस्तों ये घटना यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी, जहां पर यमराज से गलती होती है, यमदूतों से गलती होती है, पूरनवती की यानी पूरन की पत्नी की जगह पूरनवती को ही उठाकर ले जाते हैं और वहां पर उसका ये सब कुछ होता है। अब चलिए परिवार की बारी है, जो मेरा प्यारा परिवार है। ज्योति श्रीवास्तव माँ कैसी हो आप? बहुत अच्छे कमेंट करती हैं मेरी माँ। यहाँ पर सरयू वाला माँ कैसे हो आप? आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता रानी दिल्ली से हैं, बहुत प्यारी बहन हैं। खुशी सिंह रोज कमेंट करती हैं। रमन भाई कैसे हो? निर्मल सैनी बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन मेरी बहन बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत ही प्यारी बहन है। नीरज वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। इनके घर में भतीजी हुई हैं, सुमन बहन के घर में। लूना राम मोदी बहुत अच्छे भाई हैं। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मिश्रा बहुत अच्छी बहन है। डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे बड़े भाई, हमेशा साथ देते हैं। मिष्टी सोनी बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु सोनी मेरा भतीजा है, मिष्टी सोनी भतीजी है। दिलीप कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई कैसे हो? लखविंदर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई कैसे हो? धर्मेंद्र यादव बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षित शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला बहन कैसी हो? कमलेश भिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद।
कृष्णा भाई बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर तारा देवी दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है, इनके घर में प्रोग्राम है तो व्यस्त होती हैं। योग माया साहू बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रू यादव बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीमा बहन मेरी बड़ी बहन लखनऊ से हैं, वो भी बहुत प्यारे और बहुत प्रेरणादायक कमेंट करती हैं। सुरेंद्र पाल कौर जो कि मुझे विदेश से देखती हैं। केबी ज्यादा राजकोट भाई बहुत अच्छे हैं। अलीगढ़ यूपी से धर्मेंद्र कुमार यादव बहुत बहुत धन्यवाद भाई, कैसे हो आप। मधु मनमा कैसी हो आप। बबीता रानी, ये बबीता रानी दूसरी बबीता है, एक बबीता दिल्ली से है। विनोद पाटिल बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या महेंद्रगढ़ से, संध्या बहन कैसी हो आप। मंजू चौधरी हमारी प्यारी बहन, बहुत ही प्यारी बहन है, फेवरेट बहन है। यशवंती माँ कैसे हो आप। बिमला दलाल माँ कहीं नजर नहीं आ रही है, माँ कहाँ पर हो आप। ऐश्वर्या माँ आज आपने बहुत बड़ा कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट का पढ़कर। ठीक रहा करो मेरी प्यारी माँ। एश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। कविता शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला बहन। योग माया शाहू बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सुनील सैनी बहुत बहुत धन्यवाद। विभा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। रीता देवी बहुत प्यारी बहन है। ललिता यादव हरियाणा से मेरी प्यारी माँ है। पप्पी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश बिष्ट अलग हैं, ये अलग नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश नारायण बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदर सिंह भाई कैसे हो आप। बिटी का बॉस मेरी बहुत प्यारी बहन है। महेंद्र पनवर बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र पांचाल अलग है और पनवर अलग है, बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा भाई कैसे हो, बहुत अच्छे कमेंट करते हो। रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश विश्वकर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। प्रवेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारा परिवार है मेरा। और यहाँ पर मेरी एक और बहन है जिनका नाम यहाँ पर रश्मि बहन है, वो बहुत प्यारी हैं। किरण वालिया बहुत अच्छी बहन है। पूरा परिवार बहुत ही साथ देता है और बहुत अच्छे कमेंट करता है। अब आप लोगों से क्या मैं विदा ले सकती हूँ, क्योंकि अब मैं वीडियो का समापन कर रही हूँ। प्रतिभा मारू मेरी बहुत अच्छी बहन है। आप सभी के साथ और विश्वास की वजह से आपकी ये बहन यहाँ तक पहुँच पाई है और आपका प्यार मुझे यहाँ तक लेकर आया है। थैंक यू मेरे प्यारे परिवार, दिल से शुक्रिया अदा। प्रतिभा मारू मुझे गुड़िया कहकर बुलाते हैं। थैंक यू प्यारी बहन, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर नीता कुंतल बहन जो मथुरा से हैं, सीता शर्मा बहन जो जिनके पति आर्मी में है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे परिवार। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी उम्मीद और ढेर सारे विश्वास के साथ राधे राधे, जय श्री।